Assalamu alaikum class, this is Mohammad Iqbal Baba है, your course facilitator for the CAF3 डाटा सिस्टम एंड रिस्क पेपर फ्रॉम तबानीज़। अच्छा, आज हम एनेक्स्चर सी के ऊपर बात करेंगे और हम ऑलरेडी एनेक्स्चर ए और एनेक्स्चर बी के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और आपके पास जो है वो कैप्शन के अंदर लिंक्स भी गिवन है। आप जो है वो जाके एनेक्स्चर बी और सी को देख सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है। एनेक्स्चर सी के ऊपर बात करेंगे एंड इट्स ऑल अबाउट दी Enterprise Technology Governance and Risk Management Framework 2017, but how this is different from Annexure A and B। देखिए, Annexure A and B जो है ना वो बड़े, जैसे Annexure A तो कोविड का फ्रेमवर्क है और Annexure जो B था वो रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क्स के ऊपर बात कर रहा था 27,125। लेकिन Annexure C जो है ना वो बड़ा लोकलाइज्ड Annexure है, यानी कि ये हमारा लोकल लॉ है, यानी कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है। देखिए, कोविड इंटरनेशनल है, ISO 27,125 ये सब इंटरनेशनल एक सर्टिफाइड है, एक गाइडलाइन है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो आपसे बात करता है रिगार्डिंग द रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, ये हम एनेक्स्चर सी के अंदर पढ़ें। ठीक है, बहुत छोटा सा एनेक्स्चर है, इसको जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना ज़रूरी कि एनेक्स्चर सी जो है ना वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एनेक्स्चर है, 2017 में जो है ना वो लॉन्च हुआ। ठीक है, इसका मकसद क्या है सर? इसका मकसद ये है कि ये आपको जिस तरीके से एनेक्स्चर ए एंड बी आपको एक जनरलाइज्ड फ्रेमवर्क और गाइडलाइन दे रहे थे, इस तरीके से ये भी कि स्पेसिफिक गाइडलाइन देगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती नज़र आएंगी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो फ्रेमवर्क है वो आपको एनेक्स्चर ए और बी से ही मिलकर बना है। तो ये क्या करता है सर? ये आपको मिनिमम समझ लें कि गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बारे में बताता है। ठीक है, यह आपको मिनिमम गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बारे में बताता है और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बताता है। ठीक है, यह आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करता है और गवर्नेंस के ऊपर भी बात कर रहा होता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है सर, ये किन किन चीज़ों पर किन किन पे अप्लाई होता है? ये 1 2 3 4 चीज़ों पर अप्लाई होता है। हाँ भाई, क्या क्या 4 चीज़ें? पहली बात तो ये कि ये आपका अप्लाई होगा कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स होंगी उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये वाला जो फ्रेमवर्क है ये ऑप्ट करना है। दूसरा, ये तमाम जो हमारे पास इस्लामिक बैंक्स हैं ये उनके ऊपर भी अप्लाई हो रहा होता है। हमारे पास जितनी भी इस्लामिक बैंक्स हैं ये उनके ऊपर भी अप्लाई हो रहा होता है। तीसरा, हमारे पास जो DFIs हैं ये उनके ऊपर भी अप्लाई हो रहा होता है। और उसके बाद हमारे पास जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, जो हमारे पास माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं ये उनके ऊपर भी अप्लाई हो रहा होता है। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ये उनके ऊपर भी अप्लाई हो रहा होता है। सर, ये DFIs क्या होता है? बेटा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये इनके ऊपर जो है ना बेटा अप्लाई हो रहा होता है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद अगर हम पढ़ें जी, उसके बाद अगर हम पढ़ें तो हमारे पास जो जी, अगर हम DFI उसके बाद पढ़ें अगर हम, तो ये क्या करता है सर? इसका पर्पस क्या है? ये पर्पस इसका यही कि ये मेक श्योर करेगा कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंश्योर करना है कि अपनी रिस्क की जो मैनेजमेंट है ये प्रॉपर तरीके से हो रही है। इसका पर्पस यही है इस फ्रेमवर्क का। ठीक है, अच्छा, इस पर्पस के अंदर जो है ना 4 पर्पस और आते हैं, मतलब बहुत स्पेसिफिक, 3 4। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर का मतलब क्या है भाई? सबसे पहले आपने अलाइनमेंट करनी है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको अगर याद हो। अलाइनमेंट होना चाहिए, जो भी आप फ्रेमवर्क ऑप्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइनमेंट होना चाहिए विथ बिजनेस स्ट्रेटजी। ये नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। नंबर 2 है कि आपने अपनी टेक्नोलॉजी के रिस्क को मैनेज करना है, मैनेज टेक्नोलॉजी रिस्क। तीसरा ये है कि आपने सिक्योरिटी और रेजिलियंस को इंश्योर करना है।
इंश्योर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, इसको इंश्योर करना है। और चौथा ये कि रेगुलेटरी कंप्लायंस को मेंटेन करना है, मेंटेन रेग कंप्लायंस, इसको आपने मेक श्योर करना है। ये इसका पर्पस है, 4 ब्रॉडर पर्पस है, 1 2 3 4, और ये आपने दिमाग में रखना है। सर इसकी कुछ की कंपोनेंट्स हैं, हर दफ़ा हर उसकी तरह कि भाई जिसके बगैर जो है ना ये फ्रेमवर्क बनेगा नहीं। इसके हमारे पास 6 कंपोनेंट्स हैं। पहला हमारे पास इसका कंपोनेंट है आईटी गवर्नेंस, दूसरा हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी, तीसरा हमारे पास आईटी सर्विस एंड ऑपरेशन, चौथा हमारे पास जो है वो है आईटी एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, आईटी एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद पांचवा हमारे पास बीसीपी एंड डीआरपी, आपको पता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड डिज़ास्टर रिकवरी प्लान, और छठा हमारे पास आईटी ऑडिट है। ये इसके कंपोनेंट है, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। अब अगर हम थोड़ा थोड़ा देखें कि सर इनका मतलब क्या है। आईटी गवर्नेंस का मतलब ये है कि भाईजान एक ब्रॉड लेवल की ओवरसाइट होनी चाहिए आईटी की, हमारे पास ब्रॉड लेवल की ओवरसाइट होनी चाहिए, ब्रॉड लेवल की ओवरसाइट होनी चाहिए, ठीक। और आईटी का जो गोल है ना भाई, ऐसा नहीं कि आईटी डिपार्टमेंट एक अलग लेवल पे काम कर रहा हो, ऐसा नहीं करना हमें। वी आर सपोज टू अलाइन द आईटी इन्वेस्टमेंट, जो आईटी की जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस गोल के साथ अचीव होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि देखिए बिजनेस का गोल, ब्रॉडर बिजनेस गोल तो प्रॉफिट होता है, तो ऐसा नहीं कि आप आईटी में इतनी इन्वेस्टमेंट कर दें कि आप प्रॉफिट से फारिग हो जाए, तो ऐसा नहीं करना हमें आईटी के इन्वेस्टमेंट को बिजनेस के गोल्स के साथ मर्ज करना है। इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी के अंदर हमें भाई 3 चीज़ें, सीआईए को हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट सीआईए, और सीआईए के बारे में आपको पता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक। उसके बाद आईटी सिस्टम एंड ऑपरेशन के अंदर हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो सिस्टम है ना भाई, वो RSA हो, RSA मतलब रिलायबल, सिक्योर एंड ऑलवेज अवेलेबल। हमारा जो सिस्टम है वो RSA हो, इसको मैंने लिख लीजिएगा, इसको रिलायबल, सिक्योर एंड ऑलवेज अवेलेबल। आईटी एक्विजिशन का मतलब ये है कि आपने रिस्क को मैनेज करना है, आपने रिस्क को मैनेज करना है ड्यूरिंग सिस्टम परचेज। जब आप सिस्टम परचेज कर रहे होंगे तब भी, यानी कि समझिएगा इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ड्यूरिंग सिस्टम परचेज, नंबर 1, नंबर 2 डेवलपमेंट, नंबर 3 आउटसोर्स, और नंबर 4 हमारे पास क्लाउड एडॉप्शन। क्लाउड हर लेवल पे आपने सिस्टम को मेक श्योर करना है। अच्छा, इसकी बड़ी डिटेल गाइडलाइन आपको पता है, बड़ी डिटेल एडॉप्शन, ADOP लिख देता हूँ, एडॉप्शन बड़ी डिटेल गाइडलाइन है, लेकिन हमारे बुक में सिर्फ ओवरव्यू है। अगर हम SPP का, इसकी वेबसाइट पर जाके गवर्नेंस का फ्रेमवर्क पढ़े तो बहुत डिटेल गाइडलाइन है। BCP के अंदर सर हम क्या करेंगे, हमें अपने बिजनेस को मेक श्योर करना है कि वो कंटिन्यू रहे ड्यूरिंग क्राइसिस, इंश्योर करना है हमें, इस चीज़ के बारे में इंश्योर करना है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहे ड्यूरिंग क्राइसिस। और DRP का मतलब ये है, हमारे पास जो DRP है ये BCP का मतलब है, और DRP का मतलब ये है कि भाईजान आपने सिस्टम को रिस्टोर करना है आफ्टर डिस्ट्रप्शन। ऐसा प्लान होना चाहिए कि सिस्टम जो है वो रिस्टोर हो आफ्टर डिस्ट्रप्शन, ठीक है। ये हमें बताता है। इसके अंदर 2 चीज़ें और भी हैं, पता है आपको, इसके अंदर 2 चीज़ें आपके इसमें और भी हैं। एक RTO का ख्याल रखना है, एक RPO। या आपको मैं इसलिए वर्डिंग्स बता रहा हूँ, हो सकता है MCQs में आ जाए। RTO मतलब रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव,
टाइम के हिसाब से, मतलब कौन से टाइम पे रिकवर होना चाहिए, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, कौन सा पॉइंट पे रिकवर करना है, कौन से टाइम पे करना है, आरटी और आरपीओ, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। आईटी ऑडिट के अंदर सर हम क्या पढ़ेंगे? आईटी ऑडिट के अंदर हम 2 से 3 चीज़ें करेंगे। रेगुलर ऑडिट करेंगे, हमारा रेगुलर ऑडिट होगा ताकि हम असेस कर सकें क्या आईटी रिस्क, ये हम सब ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं लेकिन अब सब लोकलाइज हिसाब से पढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी, कंप्लायंस और गवर्नेंस इफेक्टिवनेस। गवर्नेंस, इफेक्टिवनेस, तो ये आईटी ऑडिट हमारे पास है। एंड अगर आप इसको भी कर लेते हैं मेरा डेट सेट एज फार एज एनेक्स्चर सी इज़ कंसर्न, और ये काफ़ी है आपके लिए। एनेक्स्चर सी के अंदर हमारे पास यही है। आते हैं सर इसके एमसीक्यूज़ के ऊपर। हमारे पास सिर्फ इसके 2 ही एमसीक्यूज़ हैं और इसके 2 एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रेमवर्क अप्लाइज टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखिए मैंने आपको बताया था कमर्शियल बैंक के ऊपर अप्लाई होता है, माइक्रो फाइनेंस के ऊपर अप्लाई होता है, इस्लामिक बैंक के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इसका ये जो पहला आंसर है वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। दूसरा, द टेक्नोलॉजी गवर्नेंस फ्रेमवर्क, यानी कि जो स्टेट बैंक का गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो अलाइन करता है आईटी को किसके साथ, क्या एम्प्लॉय प्रेफरेंस के साथ नहीं, वेंडर की प्रायोरिटी के साथ नहीं, शॉर्ट टर्म कॉस्ट सेविंग के साथ नहीं, किसके साथ करता है, बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ करता है। तो ये इसके 2 एमसीक्यूज़ थे, और अगर हम इसको भी पूरा पढ़ लेंगे और थोड़ा सा इसके की कंपोनेंट्स को भी पढ़ लेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि की कंपोनेंट्स में क्या चीज़ थी। इसको थोड़ा सा आपको रोट लर्न करना पड़ेगा। किसी भी लिहाज से, किसी भी हवाले से एमसीक्यूज़ या कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप एनेक्स्चर सी को कवर करने में कामयाब रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।